नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। मालदीव के मुइज़ू को चुनाव जिताकर अकड़ रहा था चीन। अब मोदी ने 2 मिनट में निकाल दी सारी हेकड़ी। अयोध्या वही जगह है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था और श्रीलंका वही जगह है जहां रावण का राज्य था। अयोध्या और श्रीलंका का रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है। लोग अभी भी इन दोनों जगहों को बड़े आदर के साथ देखते हैं। अयोध्या में तो भगवान राम का मंदिर तैयार है और श्रीलंका में भी रामायण से जुड़े कई स्थान हैं, जैसे कि अशोक वाटिका। लोग इन जगहों पर जाकर उस ऐतिहासिक कहानी को महसूस करते हैं। भगवान राम ने तो श्रीलंका में घुसकर रावण को मारा था, लेकिन उसके बाद श्रीलंका में एक नए रावण ने एंट्री ली थी जिसका नाम चीन है। और अब पीएम मोदी ने अपने तरकश से ऐसा तीर चलाया है जिससे श्रीलंका में रावण चीन भी मर गया और पीएम मोदी का तीर भी नहीं टूटा। जी हाँ दोस्तों, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। इसी को कहते हैं विदेश नीति और कूटनीति में असली मास्टर स्ट्रोक। चीन ने मुइज़ू के कंधे पर बंदूक रखकर भारतीय हेलीकॉप्टर और जहाजों को मालदीव से बाहर निकाल दिया था। ठीक उसी प्रकार अब मोदी ने बेहद तीखा बदला लेते हुए श्रीलंका से चीन को बेदखल करने की शुरुआत कर दी है। एक तरह से देखा जाए तो भगवान राम रावण को मारकर श्रीलंका पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाद में चीन नामक रावण श्रीलंका पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में भगवान राम के देश भारत के भी कान खड़े हो गए और अब ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका में अयोध्या से पहले भगवान राम आ गए हैं। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, इस वक्त श्रीलंका 2 बड़े देशों के बीच फंस चुका है। एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ भारत। चीन तो वहां अपने पैसे और प्रोजेक्ट से अपनी जड़ें जमा रहा है। आप पूछेंगे कि भारत का क्या रोल है इसमें। देखिए, भारत श्रीलंका का पारंपरिक दोस्त रहा है। भारत ने हमेशा श्रीलंका की मदद की है, चाहे वो आर्थिक सहायता हो या सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोग। ऐसे में आपका सवाल होगा कि श्रीलंका पर किसका ज्यादा प्रभाव है। मेरे अनुसार ये तो एक बैलेंसिंग एक्ट है। श्रीलंका को अपने हितों के अनुसार चलना पड़ता है। चीन के पैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लुभावने हैं जो बाद में कड़वे भी लगते हैं, लेकिन भारत के साथ उसका इतिहास और सांस्कृतिक जुड़ाव भी महत्वपूर्ण है। एक तरफ चीन की आर्थिक शक्ति है तो दूसरी तरफ भारत का ऐतिहासिक और भावनात्मक संबंध। श्रीलंका के लिए इस बीच संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी रहता है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन के साथ श्रीलंका का रिश्ता बेहद कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। ऐसे में आप पूछेंगे कि आखिर चीन श्रीलंका के बीच कौन सा खेल चल रहा है। तो आपको बता दें कि चीन अपने फायदे के लिए श्रीलंका का इस्तेमाल कर रहा है और इससे भारत को कई खतरे हैं। अच्छा, लेकिन वो कैसे? देखिए, चीन ने श्रीलंका में अपने सैन्य और नौसैन्य अड्डे बना रखे हैं। इससे वो न सिर्फ हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, बल्कि भारत की गतिविधियों पर नजर भी रखता है। यानी क्या चीन इन बेस का इस्तेमाल करके भारत पर जासूसी कर सकता है? जी हां, बिल्कुल। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। चीन के पास उन्नत टेक्नोलॉजी और साइबर स्पेस में काबिलियत भी है, जिससे वो भारत के संवेदनशील जानकारियों को बेहद आसानी से ट्रैक कर सकता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि G20 मीटिंग के दौरान भारत पर 1 सेकंड में 26,000 साइबर अटैक हुए थे। मतलब 1 मिनट में 16 लाख साइबर अटैक G20 की वेबसाइट पर हुए थे, जब भारत की धरती पर G20 सम्मेलन चल रहा था। ज्यादातर अटैक पाकिस्तान और इंडोनेशिया की तरफ से टारगेट किए गए थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें चीन का हाथ नहीं था? बिल्कुल रहा होगा, क्योंकि चीन साइबर क्राइम का महारथी है। इतना ही नहीं, NCRB के अनुसार भारतीय सरकारी पोर्टल पर पूरे साल 2023 में तकरीबन 15 लाख से ज्यादा साइबर क्राइम के केस रिपोर्ट किए गए थे। ऐसे में चीन की जासूसी पर लगाम लगाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि चीन सिर्फ सरकारी वेबसाइट को ही नहीं, बल्कि भारतीय मिसाइल, सैटेलाइट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और सबमरीन की जासूसी भी करता है। चीन की यह जासूसी भारत की रक्षा और सुरक्षा नीतियों को प्रभावित कर सकती है। दूसरा, भारत के आर्थिक और व्यापारिक रणनीतियों पर भी चीन की नजर रहती है। कभी कभी उसके जासूसी जहाज मुंबई के आसपास भी भटकते हुए नजर आते हैं, जहां वो भारत के फाइनेंशियल सिस्टम पर गंदी नजर रखने की कोशिश करता है। इसलिए भारत को भी अपनी सुरक्षा और जासूसी नीतियों में सुधार करने की जरूरत है। साइबर सुरक्षा, सैटेलाइट सर्विलांस और इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत करना होगा, क्योंकि अपने देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। श्रीलंका और मालदीव जैसे छोटे छोटे गरीब देशों को चीन बेहद आसानी से अपने चंगुल में फंसा लेता है। चीन इन देशों में भारी निवेश कर रहा है। बंदरगाह, सड़कें, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहा है, पर इसके पीछे उसका असली मकसद अलग है। वो क्या? बस अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ाना। इससे वो इन देशों पर अपना आर्थिक और राजनीतिक दबदबा बनाना चाहता है, ताकि आसपास के मजबूत देशों को टक्कर दी जा सके। और फिर इन देशों की नीतियां भी चीन के हिसाब से चलने लगती हैं। जैसे चीन भारत के नजदीक श्रीलंका और मालदीव को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है,
ताकि भारत को कंट्रोल में रखा जा सके। ठीक उसी प्रकार वो अमेरिका के नजदीक मैक्सिको और निकारागुआ जैसे देशों में ड्रग और आतंक फैलाकर अमेरिका पर लगाम लगाने की कोशिश करता है। चीन का भारत के पड़ोस में बढ़ना भारत के लिए सुरक्षा चिंता का विषय है। इससे भारत के आसपास के क्षेत्र में चीन का प्रभाव और भी ज्यादा हो जाता है। भारत को इन पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना होगा और साथ ही चीन को सबक सिखाना होगा। लेकिन अब मोदी ने श्रीलंका में ही ड्रैगन को चेकमेट कर दिया है। पीएम मोदी की कड़ी चेतावनी के बाद श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज पर 1 साल का बैन लगा दिया। लेकिन ऐसा क्यों? चीन तो श्रीलंका के लिए धन कुबेर की तरह काम करता है। श्रीलंका तो चीन के कर्ज में डूबा हुआ है, फिर उसने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि चीन का बढ़ता प्रभाव श्रीलंका के लिए भी खतरनाक था और अब श्रीलंका भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। चीन लगातार श्रीलंका के बंदरगाहों का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर रहा था। भारत ने भी इस पर चिंता जताई। अब भारत की बात मानते हुए श्रीलंका ने इस पर एक्शन ले लिया है। अब इससे भारत को क्या फायदा होगा? दोस्तों, बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे हिंद महासागर में चीन की जासूसी पर रोक लगेगी। भारत के लिए ये एक बड़ी जीत है। इसके अलावा ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। श्रीलंका में अब चीन के प्रभाव कम होंगे और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। चीन तो अपने सबमरीन और नौसेना के जरिए भारत को घेरने की कोशिश में था। अब श्रीलंका के इस फैसले से चीन की योजना में रुकावट आ चुकी है। वो पूरी तरह बैकफुट पर चला गया है। इतना ही नहीं कि आप जानते हैं कि 2023 में भारत ने चीन को कौन कौन से बड़े झटके दिए हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारत ने चीन के खिलाफ अपनी सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ा दी है। नए सैन्य बेस, अधिक जवान और उन्नत हथियारों से सीमा की रक्षा को मजबूत किया है। साथ ही लंबे समय से अटके सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जब भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल टेबल पर बैठे तो चीन पीछे हटने को तैयार हो गया और उन सभी इलाकों में भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग फिर से चालू हो गई। फिर भारत ने चीनी ऐप्स और टेक कंपनियों पर भी रोक लगा दी। इससे चीन के डिजिटल इन्फ्लुएंस को भारी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही भारत ने चीन के साथ व्यापार में भी बदलाव किया। चीन से आयात पर कड़ी निगरानी और टैरिफ बढ़ा दिए गए। इससे चीनी प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में टक्कर मिल रही है। इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत ने चीन के खिलाफ कई मोर्चे खोल दिए। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ भारत ने अपनी आवाज उठाई और अन्य देशों को भी इस बारे में सचेत किया। आईमेक कॉरिडोर से चीन को होने वाले नुकसान के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि कैसे इस कॉरिडोर के आने के बाद चीनी लुट गए हैं। इसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कड़ी टक्कर दी है। आप पूछेंगे कि वो कैसे? देखिए, पहली बात तो ये कि आईमेक कॉरिडोर ने चीन के आर्थिक प्रभाव को कम कर दिया। इससे चीन के पड़ोसी देश अब भारत के साथ ज्यादा व्यापार कर सकेंगे कि भारत इस कॉरिडोर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत चीन को हराकर एशिया का किंग बन जाएगा। चीन की एक तरफा रणनीति पर भी इससे चोट पहुंचेगी। अब उसकी बीआरआई के बजाय अन्य देश इस कॉरिडोर के जरिए नया विकल्प खोज रहे हैं, जिससे चीन की राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगी है। सुरक्षा के मामले में भी आईमेक कॉरिडोर ने चीन की सैन्य उपस्थिति को कमजोर किया। इस कॉरिडोर के जरिए भारत और अन्य देश अपनी सैन्य और रणनीतिक साझेदारियां मजबूत कर रहे हैं। इस कॉरिडोर ने सीधे तौर पर चीन की बढ़ती हुई ताकत पर लगाम लगा दी है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।